कैसे हैं आप सभी। मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 11 फिजिक्स से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं, जिसका नाम है बर्नौलीज थ्योरम। हम जानते हैं बच्चों की बर्नौली ने जो थ्योरम दी थी 1768 में, उन साइंटिस्ट का नाम डेनियल बर्नौली था। उन्होंने यहां से जो थ्योरम दी थी वो आज के टाइम में एप्लीकेबल है एयरप्लेन के विंग्स बनाने में, ताकि उसको वहां से एयर लिफ्ट मिल सके और वो हवाई जहाज जो आप समझते हैं वो उड़ सके। बहुत सारे बर्नौलीज के ऐसे एप्लीकेशंस हमारी डेली लाइफ में आते हैं। जैसे हम एक बात करें, अगर हम बुलेट ट्रेन या फिर एक स्पीड वाली ट्रेन की, जब भी कोई स्पीड से ट्रेन आती है तो सामने वाली जो एयर होती है उसको बहुत ज्यादा क्या करती है, प्रेशराइज करती है। बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाने से कई बार क्या होता है, जो आदमी जो पटरियों पे जो स्पीड ट्रेन के चपेट में आते हैं वो किस प्रकार आते होंगे, आप इस बात को समझते होंगे कि जैसे ही वो प्रेशराइज एयर उस इंसान को, उस एनिमल को, किसी को भी एकदम से क्या कर लेती है, सक कर लेती है। वो कॉन्सेप्ट जो है, ये सब कुछ ये बर्नौलीज थ्योरम है। बात चल रही है फ्लूइड मैकेनिक्स की, और फ्लूइड मैकेनिक्स में बात चल रही है फ्लूइड डायनामिक्स की। यहां पे जो डायनामिक फ्लूइड होगा, जो फ्लूइड एक आपके रेस्ट से बाहर आकर के जब वो फ्लो करने लगता है, तो हम यहां पे उस फ्लूइड के बारे में पढ़ते हैं कि वो फ्लूइड कैसा होना चाहिए, आइडियल फ्लूइड होना चाहिए। आइडियल फ्लूइड के साथ साथ वो लैमिनार फ्लो करना चाहिए। बहुत सारे अजम्पशंस हैं, जब भी हम बर्नौलीज थ्योरम को अप्लाई करते हैं तब हम ये बहुत सारे अजम्पशंस जो क्या करते हैं, मानते हैं। जैसे जो बर्नौलीज थ्योरम के अंदर जो फ्लूइड यूज होगा वो इनकंप्रेसिबल होगा, वो कंप्रेस नहीं किया जा सकता। इसका मतलब उसका वॉल्यूम चेंज यहां से नहीं होगा। बहुत सारी बातें होती है। तो आइए बच्चों बात करते हैं बर्नौलीज थ्योरम, और बर्नौलीज थ्योरम के स्टेटमेंट के साथ, उसके एक्सप्रेशन के साथ कंप्लीट वीडियो लेक्चर में आपको दूंगा, यहां से उसके प्रूफ को भी यहां से करवाऊंगा। तो बात करते हैं बर्नौलीज थ्योरम की। सबसे पहले बर्नौलीज थ्योरम में हमारे पास जो स्टेटमेंट है और जो कंटेंट है, पहले उसको रेडी कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं एक्चुअली बर्नौली थ्योरम बोलती क्या है। बर्नौली थ्योरम ज्यादा नहीं बोलती है। बर्नौलीज थ्योरम ये बोलती है कि भैया जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी। और ये एनर्जी कंजर्वेशन तो आप लोग बहुत पहले भी पढ़ के आए हैं। छोटी छोटी क्लासेस से बच्चे एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ना शुरू कर देते हैं कि एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। क्लियर है। तो बात करते हैं सबसे पहले यहां से इसके स्टेटमेंट की, और स्टेटमेंट के साथ ही हम चीजों को समझते चलेंगे कि एक्चुअली हुआ क्या था यहां से। ठीक है। तो बर्नौलीज थ्योरम इन फ्लूइड डायनामिक्स में समझा चुका हूं। फ्लूइड डायनामिक्स का मतलब क्या है, जब फ्लूइड क्या करेगा, फ्लो करेगा, उसका फ्लो कैसा होना चाहिए, लेमिनार फ्लो होना चाहिए। क्लियर है। लेमिनार फ्लो का मतलब होगा स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए। मतलब वहां पे जो रोटेशनल मोशन है, फ्लूइड जो बहता है, बहते टाइम जो रोटेशनल मोशन है वो नहीं होना चाहिए, वो एक सिंपल फ्लो होना चाहिए। आपने देखा होगा कई बार कि जब भी कोई फ्लो देखा है फ्लूइड का, वो हमने कई बार रोटेशनल मोशन के साथ देखा है। लेकिन वहां पे अगर हम बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं तो आइडियल फ्लूइड होगा, लेमिनार फ्लो होगा। लेमिनार फ्लो का मतलब यहां से रोटेशनल मोशन उसके अंदर नहीं होगा, मतलब ओमेगा, मतलब उसके अंदर जो आपकी सर्कुलर मोशन के अंदर जो ओमेगा होता है, रोटेशनल मोशन के अंदर जो ओमेगा होता है, जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी जिसे बोला जाता है, वो जीरो होगी। होप सो यहां तक समझ में आ रहा होगा। तो फ्लूइड डायनामिक्स की बात हम कर चुके हैं। फ्लूइड चलेगा, कैसा फ्लो होगा बता चुका हूं। रिलेशन अमंग द प्रेशर, ये रिलेशन किस किस के बीच में स्थापित करेगा, प्रेशर के बीच में, वेलोसिटी के बीच में, और एलिवेशन इन अ मूविंग फ्लूइड। जो मूविंग फ्लूइड है वो अर्थ की सरफेस से कितना ऊपर है। एलिवेशन का मतलब हो गया वो अर्थ की सरफेस से कितना ऊपर है। ठीक है। बात चलती है लिक्विड और गैस की। आप लोग जानते हैं बच्चों, लिक्विड मैं यहां से नहीं बोल सकता या गैस यहां से नहीं बोल सकता, इसीलिए एक वर्ड यूज किया जाता है फिजिक्स में, फ्लूइड। इसका मतलब होता है कि फ्लूइड में आप लिक्विड भी कंसीडर कर सकते हैं और गैस भी कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर है। द कंप्रेसिबिलिटी एंड विस्कोसिटी इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ विच आर नेग्लिजिबल। मैं जैसा बता रहा हूं आपको कि वो इनकंप्रेसिबल होना चाहिए, एक आइडियल फ्लूइड होना चाहिए। मतलब बात यह है कि वो यहां से कंप्रेस नहीं किया जा सकता। उसकी जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, जो लेयर्स के बीच में जब लिक्विड फ्लो करता है तो लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उसे क्या कहा जाता है, यहां से
विस्कोसिटी कहा जाता है या विस्कस फोर्स कहा जाता है। विस्कस फोर्स वहां नहीं होगा। द फ्लो ऑफ विच बी स्टडी और लेमिनार। तो मैं ये जो बातें आप लोगों को यहां से लिख करके समझा रहा हूं, ये लिखे हुए से समझा रहा हूं, ये मैं पहले आपको बोल के समझा चुका हूं, इसलिए ज्यादा स्टे यहां पे हम नहीं करने वाले हैं। बात करने वाले हैं कि थ्योरम कहती क्या है। बात करने वाले हैं कि थ्योरम कहती क्या है। थ्योरम के बारे में भी आपको मोटा मोटी हिंट मैं दे चुका हूं कि थ्योरम कहती है कि भैया टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी। अब एनर्जी में कौन कौन से वर्क की एनर्जी आएगी, कौन कौन से यहां से हमें वर्क निकालने पड़ेंगे, ये सब बातें भी करेंगे। लेकिन फिलहाल करते हैं कि यहां से जो थ्योरम है वो क्या कहना चाहती है। इन फैक्ट दैट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड की टोटल मैकेनिकल एनर्जी और कंप्राइजिंग जो एनर्जी है वो एसोसिएटेड विद द फ्लूइड प्रेशर, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एलिवेशन एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड मोशन रिमेन्स कांस्टेंट। यहां पे तीन बातें बताई जा रही है बच्चों, तीन बातें बताई जा रही है। क्या बताया जा रहा है? एक तो बताया जा रहा है भैया प्रेशर एनर्जी। क्या बताया जा रहा है? प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी के साथ साथ क्या बताया जा रहा है? यहां से एलिवेशन की एनर्जी, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी, बहते हुए फ्लूइड की पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ और क्या बताया जा रहा है? जो काइनेटिक एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी है फ्लूइड की, ये तीनों का जो सम होगा, इन तीनों का ही जो सम होगा वो हमेशा ही क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। होप सो आप लोगों को यहां से समझ में आया होगा। इसके बर्नौलीज इक्वेशन की भी बात नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे इसके प्रूफ की। कुछ डायग्राम हल्का फुल्का आप लोग यहां से देख लीजिए। ये वाला जो डायग्राम है, यहां पे ये जो सरफेस है, इसका एरिया कितना है? यहां से A1 है। यहां से इसका एरिया कितना है? A1 है। ठीक है, मान लेते हैं यहां से फ्रेश फोर्स 1 लगता है और प्रेशर P1 आता है। ठीक है, यहां पे जो हाइट है मान लेते हैं H2 हाइट है। यहां से इस हाइट को मान लेते हैं यहां से कि ये H1 हाइट है, ये H2 हाइट है। ठीक है, तो एलिवेशन पे भी डिपेंड करता है। मतलब जो थ्योरम ये बोल रही है, वो थ्योरम क्या बोल रही है कि यहां पे जो H1 हाइट ऊपर है, सरफेस से जो H1 हाइट ऊपर है, यहां पे जो प्रेशर एनर्जी होगी, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी और जो काइनेटिक एनर्जी होगी, इन तीनों का जो सम होगा वो कांस्टेंट होगा। जो यहां होगा वही यहां होगा, जो यहां होगा वही यहां होगा, जो यहां तीनों का सम होगा वही तीनों का सम यहां होगा। समझना बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान समझना है। यहां से जो सम तीनों का होगा उसी एनर्जी का सम अगर यहां करेंगे तो कांस्टेंट आएगा। मान लेते हैं कि 20 जूल यहां पे टोटल एनर्जी का सम आ रहा है, तो यहां पे भी कितना आना चाहिए? 20 जूल ही आना चाहिए। क्लियर है? होप सो यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास यहां से कि फर्स्ट यहां से डिराइव किया था 1738 में बाय द स्विस मैथमेटिशियन डेनियल बर्नौली। इन्होंने ये सबसे पहले बताया था बर्नौलीज थ्योरम के बारे में कि भैया टोटल एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व रहती है। टोटल एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जी? प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड। होप सो आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की, और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उसमें देखते हैं कि बर्नौली का जो एक्सप्रेशन है, जो बर्नौली का जो एक्सप्रेशन है वो क्या कहता है। क्या वो प्रेशर एनर्जी को किस फॉर्म में शो करता है, वो पोटेंशियल एनर्जी को किस फॉर्म में शो करता है, और जो काइनेटिक एनर्जी है उसको किस फॉर्म में लिखता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहां से सबसे पहले देखो प्रेशर एनर्जी को केवल P से दिखाया गया है। प्रेशर एनर्जी को सबसे पहले किससे दिखाया गया है? केवल P से। यहां पे लिखा गया है हाफ रो V स्क्वायर। रो मतलब यहां से हो जाएगा भैया डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जो फ्लूइड की डेंसिटी है वही क्या है? रो है। P क्या है? प्रेशर एनर्जी। P किसको बताया गया है? यहां से प्रेशर एनर्जी को बताया जा रहा है। P का मतलब क्या है? प्रेशर एनर्जी। और यहां से रो GH ये आपकी बताई जा रही है यहां से पोटेंशियल एनर्जी। ये आपकी क्या आ रही है बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या हो चुकी है? आपकी काइनेटिक एनर्जी। और ये यहां से आपका हो चुका है प्रेशर एनर्जी।
तो यहां पे जो तीनों एनर्जी का सम है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, यही क्या है, कांस्टेंट है। यही क्या है, कांस्टेंट है। होप सो आप लोगों को यहां तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें यहां से प्रूव करना है भैया कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, जो द बर्नौलीज इक्वेशन जो लिखी हुई है, यही हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो हम प्रूव कैसे करेंगे, प्रूव में हम ये करेंगे कि हम ये कहेंगे कि इनिशियल पॉइंट पे जो प्रेशर था वो P1 था, इनिशियल पॉइंट पे जो यहां से पोटेंशियल एनर्जी थी वो क्या थी, रो जी H1, और यहां से जो काइनेटिक एनर्जी थी वो थी हाफ रो V1 का स्क्वायर, और यही एनर्जी बरकरार रही, इक्वल रही किसके, बाद वाले पॉइंट के, वो क्या बना, V2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। क्लियर है। तो जो पहले वाले पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी थी वो 1 से डिनोट करी, और जो बाद वाले पॉइंट पे वो टोटल एनर्जी हमने 2 से डिनोट करी। और हम अगर ये प्रूव करने में सक्सेसफुल रहे कि भैया यहां की एनर्जी टोटल यहां की एनर्जी टोटल के बराबर होगी, मतलब मैं जो आप लोगों के लिए डायग्राम लेकर के आया हूं मैं उसी से ही आप लोगों को समझा दूंगा। इसको स्प्लिट करते हैं और यहां से यूज करते हैं व्हाइट बोर्ड का, क्योंकि हमको काफी एरिया लगेगा यहां से इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, यहां से व्हाइट बोर्ड को लेकर के आते हैं, और व्हाइट बोर्ड को लेकर के आने के बाद इसको देखते हैं कि इसके डेरिवेशन को कैसे यूज किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा काम है वो इस डायग्राम को देखना है। सबसे पहला जो हमारा काम है वो इस डायग्राम को बहुत अच्छे से देखना है। अगर ये डायग्राम हमें समझ में आ जाएगा तो हमारा काम यहां से बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे जो प्रेशर है वो कितना है, आपका P1 है, और यहां से जो प्रेशर है वो कितना है, आपका P2 है, और यहां से जो वेलोसिटी है आपकी फ्लूइड के बहने की जो रेट है वो क्या है, यहां से V1 है, और यहां से जो रेट है बाहर आने की वो क्या है, V2 है। ये वाला सेक्शन H2 हाइट पे है और ये वाला सेक्शन H1 हाइट पे है। होप सो ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा। यहां पे बात H1 हाइट पे मौजूद फ्लूइड की टोटल एनर्जी की जाएगी, और यहां पर मौजूद फ्लूइड की टोटल एनर्जी की जाएगी। आप ये मत सोचिए कि ये फ्लूइड तो रुका हुआ है, ये फ्लूइड फ्लो नहीं कर रहा है। जी ये बिल्कुल फ्लो कर रहा है। ये आपको एक स्क्रीनशॉट लेकर के दिखाया गया है कि अगर फ्लो करते वक्त हम उसको रोक करके यूं देखना चाहें, फ्लो के टाइम में देखना चाहें, तो हम ये देखेंगे कि हमें कुछ ऐसा सेक्शन यहां से दिखने वाला है। ठीक है, तो इस डायग्राम को अपन यहां पे लेकर के आते हैं और हमारे तरीके से इस डायग्राम को समझने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमें जो डायग्राम यहां से बनाना है, हमें जो डायग्राम बनाना है वो हमें कुछ ऐसा बनाना है, और यहां से इसे हमें लेना है भैया किस पे, हाइट H1 पे, और हमें इसे यहां पे सिस्टम को किस पे लेना है, हाइट H2 पे। ठीक है, यहां तक समझ में आया आप लोगों को, बिल्कुल बढ़िया। इस सेक्शन का जो एरिया है वो कितना मान लेते हैं, A1। यहां से जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी क्या मान लेते हैं, V1, और इसके अंदर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इसके अंदर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उस फ्लूइड की डेंसिटी कितनी मान लेते हैं, रो। इस फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो कितनी मान लेते हैं, रो मान लेते हैं। ठीक है, यही एक्सप्रेशन था। प्रेशर है तो प्रेशर यहां से क्या प्रेशर मान लेंगे, प्रेशर कितना मान लेंगे भैया, P1 मान लेंगे। तो P1 जो प्रेशर होगा वो अंदर की ओर, ठीक है, और यहां से जो P2 प्रेशर होगा वो बाहर से अंदर की ओर, यहां से भी अंदर से बाहर की ओर। क्लियर है, यहां भी बाहर से अंदर की ओर, यहां भी बाहर से अंदर की ओर। जो प्रेशर है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहां से प्रेशर P2 मान लिया। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A2 मान लिया। यहां जिस वेलोसिटी से फ्लूइड बाहर आएगा उस वेलोसिटी को क्या मान लिया, V2 मान लिया। ठीक है, मतलब A1 P1 V1 H1 क्या चल रहा है, A1 P1 V1 H1, और इस कंडीशन पे क्या चल रहा है, A2 P2 V2 H2, क्योंकि यही तो है हमारा काम यहाँ पे कि इसको एक बार रेडी करें, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि मान लेते हैं शुरुआत में जब हम
इस फ्लूइड को फ्लो होते हुए देख रहे थे, तब हमने इसका एक स्क्रीनशॉट हमारी आंखों से लिया और ये देखा कि जिस सेक्शन को हम फ्लो होते हुए देख रहे हैं, जिस सेक्शन को हम फ्लो होते हुए देख रहे हैं, वो सेक्शन है AB, वो सेक्शन है AB। क्लियर? हम इस AB सेक्शन को डेल्टा टी टाइम के लिए, इस AB सेक्शन को डेल्टा टी टाइम के लिए फ्लो होता देख रहे हैं। तो जैसे ही डेल्टा टी टाइम बीता, जैसे ही डेल्टा टी टाइम बीता, डेल्टा टी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, डेल्टा टी क्या है? टाइम है भाई। इतने टाइम में ये थोड़ा सा तो आगे बढ़ा ही होगा, तो ये बढ़ करके जो ये फ्लूइड है यहां से हमारा, ये बढ़ करके यहां पे चला गया होगा, ये A बन गया होगा आपका A डैश, और जो B बन गया होगा वो क्या बन गया होगा आपका B डैश। मतलब जो AB फ्लूइड है वो थोड़ी देर में क्या बन गया है? A डैश B डैश। क्लियर है? जो AB फ्लूइड है वो डेल्टा टी टाइम में फ्लो होते होते जब हमने उसको दोबारा देखा तो वो ये सेक्शन फ्लो कर गया, मतलब इतना सेक्शन इतने सेक्शन में कन्वर्ट हो गया। फ्लो करते टाइम हम ऐसा ही देखते हैं। क्लियर है? तो अब हमें यहां पे जो थ्योरम अप्लाई करनी है वो अप्लाई करनी है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लास 9 से ये थ्योरम आई है, ज्यादा इसमें बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक थ्योरम हमें अप्लाई करनी ही पड़ेगी। क्या नाम है थ्योरम का? थ्योरम का नाम है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, W मतलब वर्क डन, इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जो टोटल वर्क डन होगा वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज का कारण बनेगा। हमें यही बात यहां से अप्लाई करनी है। तो हमें जो वर्क डन देखना है वो सबसे पहले प्रेशर फोर्स का वर्क डन देखना है, सबसे पहले प्रेशर एनर्जी का वर्क डन देखना है, प्रेशर एनर्जी देखनी है हमें। वर्क क्या होता है भाई? वर्क की ऐसा यूनिट है क्या? जूल। और एनर्जी की ऐसा यूनिट भी क्या है? जूल है। वैसे तो बहुत सारी यूनिट्स हैं एनर्जी की, बहुत सारी वर्क की यूनिट होंगी, लेकिन ऐसा यूनिट पे आने के बाद, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल पे आने के बाद ये दोनों सेम हो जाते हैं। ठीक है? तो वर्क ही एनर्जी होगा, तो वर्क जो सारा वर्क होगा वो सब एनर्जी में बदल जाएगा। तो वर्क कितने टाइप का है? यहां पे वर्क है बच्चों 2 टाइप का। ठीक है? एक तो वर्क है यहां से प्रेशर फोर्स का, मतलब एक तो वर्क है किसका? प्रेशर का, या फ्लूइड प्रेशर का बोल सकते हो। ठीक है? वर्क डन बाय फ्लूइड। और एक वर्क यहां से है बच्चों ग्रेविटेशन का। किसका है? ग्रेविटेशन का। क्लियर है? किसका वर्क डन है? एक तो ग्रेविटेशन का वर्क डन है और एक किसका वर्क डन है? प्रेशर का वर्क डन है। क्लियर है? होप सो आप लोगों को यहां से समझ में आ रहा होगा। ठीक है? तो बात करते हैं यहां से इस प्रेशर के और ग्रेविटेशन के वर्क डन की बात करते हैं। तो प्रेशर का वर्क डन मैं लिखता हूं WF। WF से मैं प्रेशर का वर्क डन लिख देता हूं। तो प्रेशर का वर्क डन लिखूंगा तो वर्क डन तो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है भैया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे अगर ये फोर्स F1 मान लूं, अगर मैं फोर्स यहां से F1 मान लूं तो मैं लिखूंगा फोर्स इंटू यहां से ये जो सेक्शन है इसे डेल्टा टी टाइम में ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? V1 डेल्टा टी। बोलो, अगर डेल्टा टी टाइम में मैं V1 वेलोसिटी से फ्लूइड को यहां फ्लो करवा रहा हूं तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी यहां से? V1 डेल्टा टी। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगी यहां से? V1 डेल्टा टी। तो यहां से अगर हम बात करेंगे तो जो वर्क होता है वो क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स के आगे क्या लगेगा? F1 V1 डेल्टा टी। ठीक है? ये वाला सेक्शन। और बात करेंगे हम इस वाले सेक्शन की, भाई ये वाला सेक्शन ही तो थोड़ी देर के अंदर ये वाला सेक्शन बन जाता है, ऐसा फ्लो करता करता ये सेक्शन बन जाता है। क्लियर है? ये पूरा सेक्शन ये बन जाता है तो ये वाला सेक्शन यही बनता होगा। ठीक? तो बात करेंगे वर्क डन। एक बार तो हमने F1 फोर्स की बात कर ली और एक यहां से बात करेंगे F2 फोर्स की। लेकिन आप देखेंगे ध्यान से कि F2 फोर्स तो जस्ट ऑपोजिट लग रहा है डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में जा रहा है और F2 फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। इसका मतलब ऑपोजिट है, साइन को लेकर के ऑपोजिट है। तो माइनस का F2 V2 डेल्टा टी। होप सो यहां तक समझ में आया होगा आप लोगों को। आप मुझे बताइए, क्या फोर्स का जो फॉर्मूला है वो प्रेशर इंटू एरिया होता है? तो यहां से मैं F1 को लिख सकता हूं P1 A1 V1 डेल्टा टी प्लस माइनस माइनस P2 A2 V2 डेल्टा टी। क्लियर?
अगर आप ध्यान से देखें तो आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ के आते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ के आते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में आप पढ़ते हैं कि a1v1 इक्वल्स टू a2v2। मैं यहां पे उसका जिक्र नहीं कर रहा हूं, वो बहुत लेंदी हो जाएगा। मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहती है कि जो रेट ऑफ फ्लो होगा वो सेम होगा। कई बार आपके हाथ में पाइप होता है, आप गार्डन में अगर पानी दे रहे हैं तो आप उस पाइप के मुंह को क्या करते हैं, आगे से दबा देते हैं। उस पाइप के मुंह को आगे से दबाने से आप एक्चुअली उसका एरिया क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। एरिया डिक्रीज करने से उसकी जो पार्टिकल जो बाहर आ रहे हैं उसकी वेलोसिटी क्या होगी, यहां से बढ़ जाएगी। क्लियर है? तो आप ये देखिए, ये ध्यान रखिए, यहां से ये ध्यान रखिए भैया कि जो a1v1 होगा वही बराबर होगा a2v2 के। जो a1v1 होगा वही बराबर किसके होगा, a2v2 के। क्लियर है? जो a1v1 होगा वही किसके बराबर होगा, a2v2 के। और अगर मैं यहां पे डेल्टा टी का भी मल्टीप्लाई कर दूं और डेल्टा टी का भी मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां से हो जाएगा ये a1v1 डेल्टा टी a2v2 डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा। बोलो, a1v1 डेल्टा टी इक्वल किसके इक्वल हो जाएगा, a2v2 डेल्टा टी के। कुछ समझ में आ रही है आप लोगों को बात? ठीक है, तो ऐसे ही हम यहां से a1v1 डेल्टा टी और a2v2 डेल्टा टी को यहां से हम लिखेंगे क्या। अब देखो, a इंटू वी इंटू डेल्टा टी को हम चाहें तो यहां से क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। ये क्या है भैया, एरिया है। ठीक है, ये v1 डेल्टा टी यहां से क्या है, ये v1 डेल्टा टी यहां से क्या है, ये यहां से बनता है आपका एक डिस्टेंस बनती है। क्लियर है? ये मीटर में आएगा। ध्यान से देखना, ये क्या बनेगी, डिस्टेंस। ये क्या बनेगी, मीटर स्क्वायर। तो ये तो वॉल्यूम है, तो क्या वॉल्यूम को डेल्टा एम बाय डेंसिटी नहीं लिख सकते क्या? वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना, पूरा एम, पूरा मास नहीं, डेल्टा एम। जो मास आगे बढ़ा, जो सेक्शन आगे बढ़ा, जो सेक्शन आगे बढ़ा वो डेल्टा एम हमने ले लिया भाई। इतना का इतना सेक्शन तो यहां आएगा, कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि a1v1 डेल्टा टी इक्वल a2v2 डेल्टा टी इक्वल डेल्टा एम बाय रो। तो यहां से आ जाएगा भैया, यहां से जो प्रेशर एनर्जी कैलकुलेट होने जा रही है वो P1 माइनस P2 ब्रैकेट में क्या बचेगा, AV डेल्टा टी। और AV डेल्टा टी को मैं यहां से क्या लिख दूंगा, डेल्टा एम बाय रो। तो ये आया आपका वर्क डन बाय फ्लूइड। जो फ्लूइड का प्रेशर है उसका जो वर्क डन है वो यहां से आया है P1 माइनस P2 डेल्टा एम बाय रो। होप सो डेल्टा एम बाय रो वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि A इंटू वी डेल्टा टी क्या बनेगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो, मास बाय डेंसिटी। डेंसिटी किसकी, फ्लूइड की। क्लियर है? तो इसे यहां से इरेज कर देते हैं, इसे यहां से इरेज कर देते हैं और बात करते हैं यहां से आगे कौन से वर्क डन की। अभी तक हम कौन से वर्क डन की बात कर चुके हैं, अभी तक हम यहां से प्रेशर की बात कर चुके हैं। अब हम किसके वर्क डन की बात करेंगे, यहां से ग्रेविटेशन के वर्क डन की बात करेंगे। तो ग्रेविटेशन के वर्क डन की अगर बात करेंगे तो हम यहां से ये देखेंगे कि भैया जो ग्रेविटेशन का वर्क डन होगा वो क्या होगा। देखो, अगर आप लोगों को ये पता है कि जो ग्रेविटेशन का वर्क डन होता है, जो कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है वो नेगेटिव ऑफ चेंज इन एनर्जी होता है या नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। होप सो आप लोगों को दिख रहा होगा यहां से। ठीक है, तो यहां से जो वर्क डन होगा, जो ग्रेविटी का वर्क डन होगा वो यहां से क्या होगा भैया, ग्रेविटी का वर्क डन की जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा उसका नेगेटिव साइन आएगा। तो ग्रेविटी का वर्क डन आप निकालने के लिए जो माइनस ऑफ डेल्टा यू निकाल लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो माइनस डेल्टा यू का मतलब क्या होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो ये क्या बन जाएगा, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। क्लियर है? और वर्क डन ग्रेविटी का यू इनिशियल और यू फाइनल निकालने के लिए आप यू इनिशियल यहां से ग्रेविटी का वर्क डन कैसे लिख सकते हैं, mgh1। क्या लिख सकते हैं यहां से, mgh1। तो यहां से ये आ जाएगा आपका mgh1। इसका थोड़ा प्रोसेस लंबा है, लेकिन आप ये मान के चलिए इस AB सेक्शन की जो हाइट है वो आपने h1 ले ली और इस A' B' सेक्शन की हाइट h2 ले ली। बात AA' और BB' की बचेगी, A' भी यहां से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो mgh1 माइनस mgh2। भाई इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh1, और फाइनल एनर्जी क्या होती है, mgh2। तो यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, mg कॉमन आ जाएगा यहां से h1 माइनस h2। होप सो यहां से आपको वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स भी मिल चुका है, वर्क डन बाय आपको फ्लूइड फोर्स भी मिल चुका है। अब आपको करना है कि दोनों का जो वर्क डन होगा, दोनों का जो वर्क डन होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा।
ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो काइनेटिक एनर्जी के चेंज में आप यहां से क्या लिख सकते हैं, यहां से आप इसे डेल्टा एम कर दीजिए, है ना, यहां से आप डेल्टा एम कर सकते हैं, ठीक है। तो डेल्टा एम जी कॉमन आ गया, एक ही बात हो। तो यहां से अगर आप काइनेटिक एनर्जी में जो टोटल काइनेटिक एनर्जी में चेंज लिखना चाहेंगे, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे, के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल, तो हाफ रो सॉरी रो नहीं लिखेंगे आप, अभी एक बार यहाँ पे डेल्टा एम का ही यूज करेंगे, ठीक है। अभी आप यहाँ पे किसका यूज करेंगे, डेल्टा एम का ही यूज करेंगे। तो यहां से आ जाएगा आपका हाफ डेल्टा एम V2 का स्क्वायर माइनस हाफ डेल्टा एम V1 का स्क्वायर, है ना, V1 का स्क्वायर, समझ में आ रहा है। और ये WF आपके पास क्या आ चुका है, WF आ चुका है, देखो इसको यहां से इरेज कर देते हैं, इस सिस्टम को यहां से इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा इस सिस्टम को यहां से इरेज कर देते हैं। आप लोग नोट कर सकते हैं पॉज करके, जब भी चाहें जैसा भी चाहें, ऑनलाइन का यही फायदा है, ठीक। तो इस सिस्टम को यहां से इरेज कर रहा हूं मैं। अब मैं आराम से यहां पे लिख पाऊंगा जो मैं लिखना चाह रहा हूं, मैं लिखना चाह रहा हूं WF क्या हो जाएगा यहां से, P1 माइनस P2 डेल्टा एम बाय रो प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी मैंने क्या निकाला है, डेल्टा एम जी H1 माइनस H2, क्लियर है। और यहां से ये क्या कैलकुलेट किया है अभी डेल्टा के ई क्या होगा, हाफ डेल्टा एम कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। तो अब आप मुझे बताओ यहां से कि भैया डेल्टा एम तो सब में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, डेल्टा एम तो क्या आ रहा है यहां से भैया, कॉमन आ रहा है। तो डेल्टा एम तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। एक काम करते हैं, इस रो को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा आपका P1 माइनस P2 प्लस रो जी H1 माइनस H2 और हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। होप सो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को यहां से। अब एक काम करते हैं, इस P1 को यहीं रख लेते हैं और माइनस के रो V1 स्क्वायर को इधर ले आते हैं और प्लस का रो जी H1 इधर लिख देते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा, ये आप देख लेंगे ऑटोमेटिक ही। जो माइनस का हाफ रो V1 स्क्वायर है, ये बन जाएगा हाफ रो V1 का स्क्वायर और इधर सब कुछ ये आ जाएगा, देख सकते हैं आप आसानी से, हाफ रो V2 का स्क्वायर। तो यही तो बात हम लोगों को क्या करनी थी, प्रूव करनी थी कि भैया जो टोटल एनर्जी होती है वो यहां से क्या रहती है, कंजर्व रहती है। होप सो आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर में कुछ समझ में आया होगा बर्नौलीज थ्योरम को लेकर के। इसमें मैं क्वेश्चंस भी लेकर के आऊंगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।